अगर आपको पता चले मेडो, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक थोड़ा सा आप ब्रीफ सिनॉप्सिस दे सकें जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है नागालैंड की उसके बारे में, और पिछले 5 साल गवर्नमेंट का क्या काम रहा, ताकि व्यूअर्स थोड़े से फैमिलियराइज हो जाए। देन वील गो टू मोर क्रिटिकल क्वेश्चंस। मेडो, ओवर टू यू। अब सबको अब तो पता चल चुका है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डेट्स अनाउंस कर दिया और नागालैंड फरवरी 27 को इलेक्शंस कंडक्ट करने वाले हैं। और इस बार बीजेपी, एनडीपीपी और एनपीएफ मिलके एक ऑपोजिशनलेस गवर्नमेंट फॉर्म है यहाँ नागालैंड पे अभी। लेकिन जब पिछली इलेक्शंस हुई थी 2018 में, उस टाइम पे सिर्फ बीजेपी और एनडीपीपी प्री पोल अलायंस 20-40 यानी 20 बीजेपी के लिए और 40 एनडीपीपी के लिए सीट शेयरिंग फॉर्मूला, इस पॉलिसी को लेके चुनाव हुई थी। और उसमें बीजेपी का 12 सीट्स आई और एनडीपीपी का 18 सीट, और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और जेडीयू कैंडिडेट को मिलके बीजेपी एनडीपीपी अलायंस पिछले 5 साल से यहाँ नागालैंड गवर्नमेंट रन कर रही है। और जस्ट अगले साल यानी 2022, इस अगले साल इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज, एनपीएफ जो एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, सब मिलके एक ऑपोजिशनलेस गवर्नमेंट फॉर्म किया ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ नागा पॉलिटिकल इशू। ये नागा पॉलिटिकल इशू जो है, ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मिला के एक ऑपोजिशनलेस गवर्नमेंट फॉर्म किया, और इस कॉलिशन का नाम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस यूडीए था। और अपकमिंग इलेक्शंस के बारे में अभी तक बीजेपी और एनडीपीपी ने वो 2018 का जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला थी वो रीअफर्म किया। और अभी लेटेस्ट खबरें ये है कि इसी सीट शेयरिंग पॉलिसी में अगले इलेक्शंस भी कॉन्टेस्ट करने वाले हैं। बिफोर वी प्रोसीड टू अदर पॉलिटिशियंस एंड अदर चैलेंजेस, थोड़ा सा नेफ्यू रियो के बारे में बताइए, उनकी पॉलिटिक्स के बारे में बताइए। हमें बताया गया कि बहुत ही कल्ट फिगर है, कि जितनी बार सीएम रह चुके हैं, उनकी वर्किंग स्टाइल और वो क्या पॉलिटिकल इक्वेशंस थी जिसकी वजह से वो बीजेपी के क्लोज आए। दैट ओल्ड फार्मूला दैट यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ प्रॉक्सिमिटी विद द सेंटर टू रन योर गवर्नमेंट स्मूथली, या कोई आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट भी है, या सेंटर की जो सरकार है हमारी नरेंद्र मोदी सरकार, उसको ये लगा कि नागा पीस अकॉर्ड पे जो बात चल रही है और जो अटकी हुई है अलग फ्लैग को लेकर, सिंबल्स को लेकर, उन सब के बीच ये बहुत ज़रूरी है कि कोहिमा में भी हमारे स्टेक्स रहे, हमारा इन्वॉल्वमेंट रहे। मेडो। हाँ, सो नीफ्यू रियो नागालैंड की चीफ मिनिस्टर जो है, वो इस बार उसका 4th टेन्योर है। 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स के बाद वो एमपी में गई थी, लोकसभा में एमपी करके, और इसके बाद 2018 के बाद वो वापस आए के यहाँ अभी उसका 4th टर्म चल रही है। बीजेपी एनडीपीपी का अलायंस ये जो है, अब सबको पता है कि नागालैंड तो एक रिसोर्स क्रंच स्टेट है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी हमारी स्टेट को सेंटर की ग्रीन सिग्नल होने चाहिए, जो भी स्कीम्स या अप्रूवल होना चाहिए। शायद इस आइडियोलॉजी की वजह से बीजेपी एनडीपीपी अलायंस हुई थी, और ऐसे गवर्नमेंट रन होके इन द प्रीवियस 5 सालों में हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारी डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ रोड भी हमने जो एनडीपीपी ने अपनी मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया, रोड डेवलपमेंट्स तो देख रहे हैं। दीमापुर कोहिमा का जो रोड, जो अटल बिहारी प्राइम मिनिस्टर था, जब उन्होंने ये अनाउंस किया, वो फार रियलिटी था नागालैंड के लिए, लेकिन अभी तो ऑलमोस्ट नियरिंग कंप्लीशन है, और शायद इलेक्शन के आगे ये रास्ता भी कंप्लीट हो जाएंगे, यही होपफुल है। हमें भी ये देख रहे हैं जब हम ट्रैवल करेंगे, वरना रोड डेवलपमेंट इन द पास्ट 5 years ग्रेजुअल डेवलपमेंट तो दिख रहे हैं। ओके, वन मोर क्वेश्चन बिफोर वी मूव टू अदर पैनलिस्ट और नागालैंड ओनली, और इसमें मैं ये चाहूँगा कि अगर गिरी और देव साहब जो कि अगरतला और मेघालय की पॉलिटिक्स बारे में बता रहे हैं, इफ दे वांट टू ऐड समथिंग ऑन नागा पॉलिटिक्स, यू आर मोस्ट वेलकम। नागालैंड पॉलिटिक्स मैं ये जानना चाह रहा हूँ मेडो कि व्हेन वी इंट्रोड्यूस कि नागालैंड में नेफ्यू रियो की सरकार है, तो जब हम इलेक्टोरल टैली देखते हैं
2018 के असेंबली इलेक्शंस के बाद। तो हमें दिखता है कि 18 सीटें जीती नेफ्यू रियो की पार्टी ने और 12 बीजेपी ने जीती। लेकिन आज की तारीख में वो टैली बिल्कुल अलग है। आपके जो नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है उनका नंबर बढ़ के अब 41 हो गया है, क्योंकि टीआर जेलियांग वो 21 एमएलएस के साथ मूव हो गए। टीआर जेलियांग की क्या पॉलिटिक्स है और क्या रीजन थे कि वो नेता प्रतिपक्ष थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे, और लीडर ऑफ अपोजिशन से ही वॉकड ओवर एंड बिकेम पार्ट ऑफ द रूलिंग रिजीम? लास्ट ईयर हमने ये देखा कि पूरे पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे जो है एनपीएफ, बीजेपी, एनडीपीपी, ये एक ऑपोजिशनलेस गवर्नमेंट फॉर्म किया। तो उनका ये प्रिटेक्स्ट था कि जब पार्टीज मिलके एक ऑपोजिशनलेस गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते तो उसी प्रिटेक्स्ट पे वो नागा पॉलिटिकल इशू के आके मिलके एक गवर्नमेंट रन कर रही है। इसी के अनुसार वो 21 एमएलएस, टीआर जेलियांग जो फॉर्मर सीएम थी वो नीफ्यू रियो लेड एनडीपीपी गवर्नमेंट के अलायंस में मर्ज हो चुके थे। लेकिन इसमें हमने देखा कि जो 21 एमपीएफ एमएलएस टीआर जेलियांग के साथ एनडीपीपी को ज्वाइन किया, लेकिन दूसरे 4 जो है वो अभी एनपीएफ पार्टी में अपना पार्टी के सीट्स को बुक करके रखा है। ऑलराइट, एक टर्म बार बार आ रहा है, फ्रंटियर नागालैंड। कैन यू एक्सप्लेन इट टू अस? फ्रंटियर नागालैंड की डिमांड क्या है और इसके पीछे कौन कौन से ग्रुप्स हैं? तो ये फ्रंटियर नागालैंड की डिमांड जो है ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड है। ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन यहाँ नागालैंड की ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करते हैं और 7 ट्राइब्स कवर करते हैं। ये उन लोगों की एपेक्स ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो उनका ये जो फ्रंटियर डिमांड था वो 2010 में it grew, the demand grew। लेकिन उसके बाद ये डिमांड जो थी वो इतनी मोमेंटम गेन नहीं किया। लेकिन लास्ट ईयर जिस इलेक्शन के आगे हमने ये देखा कि सेपरेट स्टेट के डिमांड ग्रो हुई, मोमेंटम गेन हुई, पब्लिक रैलीज हुई ट्वेंसांग में। ईएनपीओ ने रैली की, ईएनडब्ल्यूओ जो कि वीमेन ऑर्गेनाइजेशन है रैली की, और उन्होंने ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया कि जब तक उनका ये सेपरेट स्टेट का डिमांड नहीं मिलेगा वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शंस अनाउंस किया, कोन्याक यूनियन जो है एक ईएनपीओ के अंदर एक 12 ट्राइब है, शायद सबसे बड़ा ट्राइब होगा। तो ये कोन्याक यूनियन ने भी ये डिसीजन दिया कि अपने कोन्याक ट्राइब से किसी को भी नॉमिनेशंस फाइल नहीं करना है। अगर किया तो उनको एक्सपेल कर दिया जाएगा अपने ट्राइब से। ऐसे नोटिफिकेशंस और डायरेक्टिव्स भी इशू किया। तो अभी तक ये जो ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन का डिमांड है वो सेपरेट स्टेट के लिए डिमांड करके वो फील करता है कि इस रीजन जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट रीजन है वो डिप्राइव्ड है बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को लेके। तो इसी डिप्रिवेशन के लिए उनका सेपरेट स्टेटहुड का भी डिमांड है। और स्टेट गवर्नमेंट लास्ट मंथ उन्होंने जनवरी 3 को जब कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उन्होंने ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन को भी ये अपील किया कि उनका जो डिमांड है उसको रिकंसिडर करे। अभी डिस्कशंस चल रहे हैं नागालैंड गवर्नमेंट और ईएनपीओ के ऑफिशियल्स के बिटवीन द टू कि उनका ये डिसीजंस रिकंसिडर किए। ऑलराइट, वन लास्ट क्वेश्चन। आजकल नई पार्टियों पर बहुत चर्चा होती है देश के बाकी हिस्सों में भी। राइजिंग पीपल्स पार्टी एंड जोएल नागा, ये क्या फिनोमिना है? सोशल मीडिया पे ज्यादा शोर है या जमीन पर भी कुछ दिख रहा है? कौन से ग्रुप्स का मोबिलाइजेशन है और इनकी मतलब इनका जो कैरेक्टर डिफाइन करने वाले पोल प्रॉमिसेस हैं वो क्या है? हाँ, ये राइजिंग पीपल्स पार्टी जो है अभी सोशल मीडिया में तो बहुत शोर चल रही है। बिसाइड सोशल मीडिया लास्ट ईयर हमने देखा वो रैली भी किया, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट्स में जाके ऑन फूड घूम के रैली करके उनके एजेंडास के बारे में इस पार्टी के लिए जोएल नागा जो है उन लोगों के लिए ये कहते हैं कि ग्रासरूट में जाके उनके प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड करना है, उनको रिप्रेजेंट करना है। उनको इस नई पार्टी को लगता है कि
ग्रास रूट पीपल जो है रिप्रेजेंटेड नहीं है, इसलिए उनका आइडियोलॉजी थोड़ी ग्रास रूट लेवल की अपलिफ्टमेंट के लिए है, ऐसा वो लोग अभी प्रोपेगेट कर रहे हैं। ऑलराइट, दीवान साहब जी, हम लोगों ने एक इंट्रोडक्टरी बातचीत कर ली है। नेफ्यू रियो एक बहुत बड़ा नाम है नागालैंड की पॉलिटिक्स में। जी, पहले वो कांग्रेस के साथ रहे, जी, जी, फिर वो अलग आए, एनपीएफ बना, है ना, वो नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ और फिर एनपीएफ से भी एनडीपीपी बना, है ना। तो जो एक अगर उस कल्ट फिगर को हम लोग समझना चाहें तो क्या तरीके हैं? बहुत करिश्माई नेतृत्व है, पॉलिसीज बहुत इफेक्टिव रही, और जबकि इन सब के पहले एनएससीएन से, आइजक मुइवा गुट से और सबसे लगातार बातचीत भी चल रही, तो एक मिलिटेंसी है, पीस टॉक है, और इन सब के बीच में एक पॉलिटिकल फिगर है। प्लीज हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग नेफ्यू रियो। आपको मैं बैकग्राउंड में ले जाना चाहूँगा। जब एससी जमीर चीफ मिनिस्टर थे जी, तो नेफ्यू रियो 90s की बात है, हाँ, उनके होम मिनिस्टर थे ये जी। 1997 में जब ये सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ जी। तो उसके बाद एक आवाज़ उठी थी नागालैंड में कि सोल्यूशन नो इलेक्शन दिस टाइम। तो वो चाहते थे कि पहले सोल्यूशन हो, उसके बाद इलेक्शन हो। तो उसका बायकॉट हुआ था। ये मेरे ख्याल से, मुझे सन याद नहीं है, शायद 1979 होगा शायद, या मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मुझे याद नहीं आ रहा। उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कैंडिडेट फील्ड नहीं किए थे, सिर्फ कांग्रेस ने ही अपने कैंडिडेट फील्ड करके कई जगह अनअपोज जीत के उन्होंने सरकार बनाई थी। ये 1979 आप बोले वो शायद, मुझे एकदम से याद नहीं है, सन मुझे याद नहीं है, मे बी मेदो बता पाएंगी चेक करके। तो उसके बाद ये उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और ये एनपीएफ का गठन किया। नेक्स्ट इलेक्शन जब हुए तो उसमें एनपीएफ जीत के आई, और उस टाइम वो जो इलेक्शन हुआ था उसमें एक ऐसी प्रोजेक्शन की गई कि नेफ्यू रियो इस पार्टी जो है इनकी, वो दैट इज़ फॉर द सोल्यूशन ऑफ द नागा पॉलिटिकल प्रॉब्लम एंड द कांग्रेस इज़ अगेंस्ट इट। इस वजह से कांग्रेस वहाँ पे हारी नागालैंड में, और आज की तारीख में कांग्रेस का नाम और निशानी ही मिट गया वहाँ से। तो इस वजह से एनपीएफ का गठन हुआ था और ये वहाँ पे रहे। फिर इनकी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो गए। जो पार्टी प्रेसिडेंट थे शुरुजुले, जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उस टाइम, तो उसके बाद इनको पार्टी से एक्सपेल कर दिया उन्होंने। तो ये फिर वहाँ से एमपी का इलेक्शन लड़के एक टेन्योर इन्होंने पार्लियामेंट में भी गुजारा रियो ने। फिर उसके बाद जी देखिए, ये 60 मेंबर का हाउस है और ये छोटी स्टेट है, कम्युनिटी सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। फिर इनका एग्रीमेंट हुआ, ये इन्होंने नई पार्टी फॉर्म करी एनडीपीपी, जो पिछली बार क्लियर मेजॉरिटी से जीती। क्लियर मेजॉरिटी में इन सेंस ये इन्होंने बीजेपी के साथ मिलके सरकार का गठन किया और ये तब से पावर में हैं। अब उसके बाद क्या है, ये एनपीएफ के जो 21 लोग थे, टीआर जेलियांग जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उसके साथ ये सब उठ के एनडीपीपी में आ गए और अपोजिशन लेस गवर्नमेंट बन गई है वहाँ पे नागालैंड में। कॉज यही था, स्लोगन यही था कि वी आर फॉर द सोल्यूशन। तो इन्होंने एक कोर कमेटी का गठन भी किया अपनी मिनिस्ट्री में, जिसमें सारे एमएलएज उसके मेंबर हैं। सब ने रेजोल्यूशन पास किया और दिल्ली भी आए, प्राइम मिनिस्टर को भी मिले, होम मिनिस्टर को भी मिले हैं कि हमारा नागा सोल्यूशन आप प्रायोरिटी पे सॉल्व कीजिए। तो आज की तारीख में जो एक सेक्शन है सिविल सोसाइटी का, वो अभी भी ये कह रहा है कि ये नागालैंड इलेक्शन से पहले नागा सोल्यूशन आना चाहिए पॉलिटिकल। ये तो एक कहानी है। दूसरी है ईएनपीओ की, जैसे मेडो बोल रही हैं। ये 2010 में शुरू हुआ था इसकी शुरुआत, डिमांड कि फ्रंटियर नागालैंड बनाया जाए। जी देखिए, नागालैंड में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें 7 ट्राइब्स हैं। मैं आप ये डिस्ट्रिक्ट हैं मॉन, तुइनसांग, किफिरे, लोंगलेंग, नोकलाक और शामतोर। इसमें 7 ट्राइब रहती हैं, कोन्याक, चैंग, खियामंगुम, फोम, टिखिर, संगतम और यमखेम। ये इन लोगों ने, क्योंकि ये बात सही है कि ये इनका जो ये 6 डिस्ट्रिक्ट हैं कंपेयर टू नागालैंड, दे आर वेरी बैडली डेवलप्ड।
डेवलपमेंट नाम की चीज़ भी नहीं है। एक बार होम मिनिस्ट्री में जब जॉइंट सेक्रेटरी GK पिल्ले थे, उन्होंने पूरी और मिनिस्ट्री के सब रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला के वहाँ पे एक डेवलपमेंट मॉडल की मीटिंग भी करी थी, तो वहाँ पे जाके तुइनसांग में, मगर उसका कोई फॉलोअप वैसा नहीं हुआ कि जिससे शक्ल बदल जाती स्टेट की। तो ये जो है, अब उनकी डिमांड जो है वो ये है। अब ये देखिए, ये कोन्याक यूनियन का प्रेस रिलीज है जो उन्होंने इलेक्शन डिक्लेयर होते ही, यानी कि परसों मतलब ये आज 20 तारीख का 18 तारीख को जब इलेक्शन अनाउंस किए इलेक्शन कमीशन ने, उसके बाद उन्होंने विद इन 1 आवर ये स्टेटमेंट इशू कर दी कि कोन्याक रीजन में से कोई भी इलेक्शन नॉमिनेशन नहीं फाइल करेगा, और जो करेगा उसको कम्युनिटी से एक्सपेल कर दिया जाएगा। और देखिए, नागा कम्युनिटी इज़ अ वेरी क्लोज कम्युनिटी। ऐसा नहीं है कि कोन्याक एरिया में आओ ट्राइब वाला जाके इलेक्शन लड़ ले, नहीं, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे आओ एरिया में सिर्फ आओ कैंडिडेट होंगे, कोन्याक में सिर्फ कोन्याक कैंडिडेट होंगे। अब ये देखना है कि यहाँ पे लोग इसको ये ऑर्डर मानते हैं या नहीं। दिस इज़ एन ऑर्डर फ्रॉम कोन्याक यूनियन। और दूसरी बात बताऊँ आपको कि जब ये ENPO की मीटिंग हुई थी, तो उसमें जितने भी इस ENPO एरिया में 20 MLAs कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उन सभी 20 MLAs ने साइन करके इनको लेटर दिया था कि जो आप कहोगे हम मानेंगे। अब टाइम आ गया है, देखा जाएगा कि वो लोग इलेक्शन लड़ते हैं या नहीं लड़ते। और दूसरी बात यह है कि आपको याद कराऊं मैं, जो कोन्याक MP हैं राज्यसभा की, वो एक पहली महिला हैं, आफ्टर इतने सालों के बाद वो पहली महिला हैं जो राज्यसभा सीट जीती थी नागालैंड से। और वो खुद कोन्याक हैं, और वहीं की वोटिंग जहाँ पे फायरिंग इंसिडेंट हुआ था, आपको याद होगा 2 साल पहले दिसंबर में, शी कम्स फ्रॉम दैट एरिया। अब अगर ये डिक्टेट कोन्याक यूनियन की चलती है, तो मेरे ख्याल से अगर वो मानेंगी या नहीं मानेंगी वो भी देखना पड़ेगा। विकास त्रिपाठी जी, हम लोगों ने अलग अलग पॉलिटिकल पहलुओं के बारे में बात की। मैं ये जानना चाहता हूं कि वो जो बार बार जिक्र आ रहा है कि पीस अकॉर्ड कहां तक पहुंची, और सर जो जिक्र कर रहे थे कि 1997 में वो पीस अकॉर्ड पे साइन हुए थे, और 1998 में सभी नागा ग्रुप्स ने ये कहा था कि जब तक ये पीस प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक इलेक्शंस ना हो सर। दैट वाज 1998। मुझे साल याद नहीं है। आई चेक्ड माय नोट्स। ओके। तो विकास, इन दोनों को एक साथ रख के देखें तो क्या नज़ारा दिख रहा है? बातें कहाँ अटकी हुई हैं? RN रवि साहब इससे जुड़े हुए थे, अभी वो तमिलनाडु में सुर्खियां बना रहे हैं, कोई और होम मिनिस्ट्री की तरफ से डील कर रहा है। जी देखिए, ये जो पूरा जो सॉल्यूशन बिफोर इलेक्शन का जो बात है, ये हमेशा चुनाव से पहले आता है। ये इस बार की बात नहीं है, किंतु 2018 के भी नागालैंड चुनाव में इस बात पर मतलब कि बायकॉट का एक कॉल दिया गया था, लेकिन आखिरी दिन पे नॉमिनेशन फाइल किया गया। इस बार चूंकि जो डेवलपमेंट हुआ खासतौर से नेफ्यू रियो के साथ, कि वो लोकसभा में भी गए जब 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 परिवर्तन हुआ 2014 में देश में और मोदी प्रधानमंत्री बने, तो एक ऑप्टिमिज्म ज्यादा था। और जिसके चलते ये जो अपोजिशन लेस गवर्नमेंट जो आपको नागालैंड में पूरी दिख रही है, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि ये शायद एक किसी प्रकार का अवसरवाद है, किंतु यह एक अवसरवाद नहीं है। यह एक बहुत सोची समझी एक ऐसी रणनीति है कि जिसके चलते पूरे नागा समाज को जितना भी हो सके सम्मिलित कर करके एक राजनीतिक समाधान निकाला जाए। और जहां तक मतलब जो बात अटक रही है, जो फ्रेमवर्क ऑफ पीस एग्रीमेंट जो 2015 में जिसकी एक बात की जाती है, और जहां पर बात जो अटकी है वो एक सेपरेट फ्लैग और सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन के मुद्दे को लेकर के जो एक डेडलॉक है, उस पे वो सारी चीजें दिखती है। लेकिन जो इस समय जो मैं फिर इस बात को कहना चाहूंगा कि जो इस समय जो EPNO का जो एक कॉल है, उसको मतलब उसको एक सेपरेट स्टेट
की जो डिमांड है, मेरे ख्याल से उसको अब थोड़ा सीरियसली सेंटर लेगा, क्योंकि ये जो बैकवर्डनेस के आधार पर जो सेपरेट स्टेट की डिमांड है, ये नॉर्थ ईस्ट में इस समय मीटिंग हो रही है, और इसमें न केवल नागालैंड बल्कि अभी कल दिल्ली में जब हेमंत बिश्व शर्मा थे, आसाम के मुख्यमंत्री, नेडा के कन्वीनर, तो उन्होंने जो प्रद्युत मानिक देव बर्मा है, उनकी भी ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की डिमांड है। उनके जो नेता हैं प्रद्युत मानिक देव बर्मा, उनसे भी मिला था। तो मेरे ख्याल से एक रणनीति ये भी समझ में आ रही है कि जो सेपरेट स्टेट का जो मुद्दा है, बैकवर्डनेस का मुद्दा है, इंच बाय इंच इसको सॉल्व किया जाए, क्योंकि जो सेपरेट फ्लैग का जो पूरा मुद्दा है, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, तो जहां तक आप न्यूज़पेपर और सारे जितने भी स्रोत हैं उनको अगर आप देखते हैं, तो कहीं ना कहीं से तो वो एक बहुत बड़ा डेडलॉक है, क्योंकि ऐसा कहीं से प्रतीत नहीं होता है कि सेपरेट फ्लैग, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह के मुद्दे पर जो वर्तमान में केंद्र सरकार है वो इसको स्वीकृति देगी। किंतु जो राज्य के अंदर एक या तो पॉलिटिकल एग्रीमेंट हो जिसमें कि एक राजनीतिक संरचना ऐसी बने और ज्यादा स्वायत्ता दिया जाए उन जिलों को जहां पर ज्यादा बैकवर्डनेस है, और उनके एकोमोडेशन को लेते हुए, और जो अभी पॉलिटिकल डेडलॉक है उसको समाधान किया जाए। क्योंकि एनडीपीपी और बीजेपी का अलायंस हुआ, उसके बावजूद भी एनपीएफ में कोई खटास नहीं है। वो चुनाव में जाएगी और अभी भी जो उसने अपना कमिटमेंट पीस प्रोसेस पे खुले तौर पर जाहिर किया है, एक सिविल सोसाइटी की तरफ से रेजिस्टेंस है, सिविल सोसाइटी की तरफ से एक थोड़ा अब एक थोड़ी नकारात्मकता की भावना आ रही है, क्योंकि एक लंबा समय होता है, लगभग 7 साल का समय बीत गया है, और इस पे एक जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट था उसको पूरी तरह से मतलब उसकी पूरी तरह से स्वीकृति नहीं हो पा रही है। लेकिन मेरे ख्याल से अभी चुनाव होने में काफी देर है, और जो ईपीएनओ का जो नेतृत्व मंडल भी है, मैं देख रहा था समाचार पत्रों में कि वो अभी भी होम मिनिस्ट्री के साथ नेगोशिएशन में है। तो हो सकता है कि ये जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो कॉल फॉर बायकॉट है, या जो 20 एमएलए जिनके ऊपर एक तरह का दबाव है कि वे इस चुनाव में न लड़े, हो सकता है कि इसका एक कुछ अनौपचारिक सा एक राजनीतिक हल वर्तमान के दृष्टि में निकले। चूंकि लास्ट बार भी ऐसी ही स्थिति थी, लेकिन फिर नामांकन दर्ज किए गए थे। जी, थैंक यू विकास। मेडो, आई कम टू यू सर। मेडो, जैसे हम लोग इधर नॉर्थ या साउथ के स्टेट्स में देखते हैं वेलफेयर स्कीम्स, फ्रीबीज, बिग इंफ्रास्ट्रक्चर, पोल प्रॉमिसेस, नागालैंड के इलेक्शन में क्या बड़े मुद्दे रहते हैं? टूरिज्म का मुद्दा, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का मुद्दा, या फिर उस तरह की चीज़ें जिसको ये जो ग्रुप बना है जिसको कहा जाता है कि दे डिसाइड द एजेंडा, नागा नेशनल पॉलिटिक्स ग्रुप NNPG, जो वहाँ के 6 बड़े नागा विद्रोही समूहों का गुट है, उनके बारे में भी टिप्पणी की जाती है। तो NNPG फैक्टर चर्च का कितना इन्फ्लुएंस या इंटरफियरेंस रहता है उसके बारे में बात करिए, और जो पेंडिंग इश्यूज हैं वो, और जो करंट इलेक्शन मुद्दे हैं। मैडम, तो ये NNPG जो है, नागा नेशनलिस्ट पॉलिटिकल ग्रुप, ये एक 7 पॉलिटिकल ग्रुप्स की फॉर्मेशन की है। ये नेशनलिस्ट ग्रुप्स है। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ उनके नेगोशिएशंस चल रहे हैं नागा पॉलिटिकल इशू को लेके। NSCM-IM ऑन द अदर हैंड एक नेगोशिएटिंग पार्टी है। तो नागा पीस टॉक्स में अभी 2 नेगोशिएटिंग पार्टीज है सेंटर के साथ। तो एक है NSCM-IM जो उनके डिमांड्स है नागा फ्लैग एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये NNPGs जो है वो उनका सेपरेट सेट ऑफ डिमांड्स है। जहाँ तक नागालैंड की पॉलिटिक्स की बारे में बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करें,
डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं होता यहाँ स्टेट पे, लेकिन इनडायरेक्टली जो होता है वो ओपन सीक्रेट है, लेकिन डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं देखता यहीं पे। और जो स्कीम्स के बारे में आप पूछ रहे थे, जब इलेक्शंस होते हैं, हमारे स्टेट रिसोर्स क्रंच स्टेट है, तो बहुत ही डिपेंडेंट सेंटर के ग्रांट्स या फंड्स पे होते हैं। तो इस बार जो हुए नीफ्यूरियो लेड गवर्नमेंट, ये ऑपोजिशनलेस गवर्नमेंट ने 2 नई स्कीम्स लॉन्च की थी, एक हेल्थ सेक्टर में और दूसरी माइक्रो फाइनेंसिंग की, क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत चर्चा होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई होते हैं। तो मैनिफेस्टोस के बारे में अगर बात करें तो नागा पॉलिटिकल इश्यूज एक कॉमन बात होती है जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं कि हम फैसिलिटेट करेंगे। और दूसरी जो है अनएम्प्लॉयमेंट फैक्टर के लिए मैनिफेस्टोस में ये 2 पॉइंट्स इलेक्शंस हम इस दिस 2 पॉइंट हाईलाइट हो जाती है। You wanted to add something? हाँ, आई वांटेड टू ऐड, मैं ये बताना चाह रहा था कि आपके दर्शकों को कि ये जो ENPO का मामला जब उठा, ये लोग दिल्ली में आए थे दिसंबर में, पूरा ENPO डेलीगेशन, ये आके होम मिनिस्टर को मिले और उन्होंने अपना चार्टर ऑफ डिमांड दिया और ये कहा कि अगर हमारा सोल्यूशन नहीं होगा हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, चाहे स्टेट इलेक्शन हो या सेंट्रल इलेक्शन हो। तो उस पर उनको प्रॉमिस किया गया कि हम आपकी समस्या का समाधान निकालेंगे। और एक डेलीगेशन लेड बाय AK मिश्रा, जो एडवाइज़र हैं होम मिनिस्ट्री में और इंटरलोक्यूटर हैं नागास के साथ और कुकीज़ के साथ, सबसे जितने भी अंडरग्राउंड ग्रुप जिनके बातचीत चल रही है वो ही हैंडल कर रहे हैं, वो तुइनसांग गए थे। उन्होंने एक 3-4 मेंबर्स को लेके गए, अपनी कमेटी बनाई थी और उन्होंने अपनी कमेटी की रिपोर्ट जो है होम मिनिस्ट्री को भी सौंप दी आके। उसके बाद एक मीटिंग इनकी मिश्रा जी की और ये ENPO डेलीगेशन की हुई थी गुवाहाटी में। उसमें भी कुछ अभी तक निकल के नहीं आया, ये चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। एज मेरे पैनलिस्ट ने बोला कि अभी इलेक्शन में टाइम है, तो देयर इज़ होप, लेट्स होप कुछ इसका नतीजा निकले। और जहाँ तक आपने NNPGs का बात किया, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है पिछले हफ्ते ही। NNPGs जो 7 आउटफिट्स हैं, उनका एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, वो सेंटर से अलग से बात कर रहे थे और NSCN-IM अलग से बात कर रहे थे। दोनों का पॉलिटिकल मुद्दा है, नागा सोल्यूशन नतीजा निकालना चाहने का प्रयास है। पिछले हफ्ते दोनों ग्रुप्स ने मिल के एक समझौता भी किया आपस में कि हम लोग जॉइंटली कोलैबोरेट करेंगे टू फाइंड अ सोल्यूशन। ये एक बहुत बड़ी पहल है। देखिए, जो होता था कि आप इसके साथ बात करेंगे तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा, अगर आप इससे समझौता करेंगे तो दूसरा नहीं मानेगा। तो मेरे ख्याल से वो सिचुएशन से हम ऊपर आ चुके हैं जो पिछले हफ्ते ये इनका आपस में एग्रीमेंट हुआ है। तो मुझे लगता है कि देखिए, बीजेपी ने पिछली बार 2018 में जब इलेक्शन लड़ा था नागालैंड में, तो उनका मुद्दा था इलेक्शन फॉर सोल्यूशन। तो मेरे ख्याल से बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में भी और उनकी जो स्टेट यूनिट है वो सब चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले इसका भी कुछ सोल्यूशन निकल आए। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, देखते हैं। बिल्कुल। शुरू हो गया है YouTube पर लल्लन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। लल्लन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। लल्लन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मज़ेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा, जाना होगा लल्लन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा।
फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा लल्लन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।